एचडीबी का आईपीओ आने वाला है। एचडीबी का आईपीओ नहीं आने वाला है। HDB फाइनेंशियल्स की IPO लाने की तैयारी है। HDB फाइनेंशियल को मंजूरी दे दी है। HDB Financial Services has approved plans for an IPO. HDB फाइनेंशियल इसके आईपीओ की तैयारी है। कब आएगा इसका आईपीओ? 2010 से ट्रेड हो रहा है। 2019 में हमने वीडियो बनाई थी जिसको आपने भरपूर प्यार दिया, लेकिन आज अक्टूबर 2024 हो गया है और आज तक एचडीबी का आईपीओ नहीं आया। क्या एचडीबी में इन्वेस्ट करना सही है? क्या एचडीबी नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बन पाएगी? आखिर क्यों आदित्य पुरी अपने होते हुए आईपीओ नहीं लाए? वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का गुणगान हो रहा होगा, लेकिन ये वीडियो अलग है। हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन ने। प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको रिसर्च रिपोर्ट, स्क्रीनर, सजेशन, टॉप इन्वेस्टर की पूरी प्रोफाइल की वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लानिफाई मास्टर क्लास का फुल एक्सेस मिलता है। प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन 2499 पर अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो पर सबसे अच्छे कमेंट्स करने वाले 10 लकी विनर्स को हम ये प्लानिफाई प्रो सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री में देंगे। तो देर किस बात की, फटाफट कमेंट करो, मे बी यू आर द वन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आखिर कंपनी करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये सब हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दरअसल एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। मतलब ये कंपनी लोगों से डिपॉजिट नहीं लेती, बस लोन देती है और इन्वेस्टमेंट करती है। एक तरह से ये पैसों की चक्री चलाने वाली एक्सपर्ट है, लेकिन बिना डिपॉजिट के। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि अगर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस डिपॉजिट नहीं लेती तो पैसा आता कहाँ से है लोन देने के लिए? चलो समझते हैं। एचडीबी जैसी एनबीएफसीज जो डिपॉजिट्स नहीं लेती, वो पैसा उठाने के लिए अलग अलग सोर्सेज का यूज करती है। ये कंपनी अपना पैसा रेज कर सकती है बैंक लोन से, डिबेंचर्स या बॉन्ड से, कमर्शियल पेपर से, पेरेंट या इन्वेस्टर से फंड भी रेज कर सकती है। तो डिपॉजिट ना लेने के बावजूद ये पैसों के लिए अलग अलग तरीकों का यूज करके लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये कई तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए। ये लोन्स देते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो इनका मेन इनकम सोर्स होता है। लेकिन देखिए, हर लोन के साथ रिस्क होता है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, इसलिए एचडीएफसी अपनी क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखती है। इसी रीजन के कारण नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए को कंट्रोल में रखना जरूरी है। इसी कारण एचडीबी ने अपनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग को भी मेंटेन किया है, जो क्रिसिल और केयर से AAA है। ओवरऑल बिजनेस के प्रोडक्ट्स को समझते हुए हम बिजनेस मॉडल के बेसिस पर इसे 4 आउट ऑफ 5 देंगे। हमारा दूसरा पैरामीटर है मैनेजमेंट। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की मैनेजमेंट टीम का रोल कंपनी की सक्सेस में एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट बनाने के लिए काफी क्रूशियल है। सबसे बड़ा फैक्टर जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखता है वो है एचडीएफसी बैंक की स्ट्रॉन्ग बैकिंग। एचडीएफसी बैंक के पास एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में 94.64% का स्टेक है। मतलब एचडीएफसी बैंक ने एचडीबी को इतना बड़ा सपोर्ट दिया हुआ है। ये बड़ा ओनरशिप दिखाता है कि एचडीएफसी बैंक का एचडीबी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स भी एचडीबी पर भरोसा रखते हैं। अब इसके पीछे कुछ रिस्क भी हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। ये मैनेजमेंट टीम में फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के वेटरन भी शामिल है, जैसे रमेश जी जो एचडीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, एंड इनके पास फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 30 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैनेजमेंट के बेसिस पर हम इसे 3 आउट ऑफ 5 देंगे। हमारा थर्ड पैरामीटर है रिस्क। एज अ प्री आईपीओ इन्वेस्टर ये 3 रिस्क बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। पहला है कि इसका आईपीओ कब आएगा। तो अभी रिसेंटली ही ये न्यूज आई है कि HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी HDB फाइनेंशियल्स की IPO लाने की तैयारी है, जिस कारण एचडीबी की काफी बस क्रिएट हो रही है मार्केट में। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा कि एचडीबी के आईपीओ की न्यूज की काफी बस क्रिएट हो रही हो। ऐसा पहले भी हो चुका है और पिछले 15 सालों से ये कहानी चल रही है। और अगर आगे भी इसका आईपीओ डिले होता है तो मुझे एज एन इन्वेस्टर एग्जिट कब मिलेगा?
और आदित्य पुरी भी जो HDFC बैंक के MD रह चुके हैं, उनका भी सपना था कि उनकी रिटायरमेंट से पहले HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आ जाए, लेकिन उनका ये सपना ही रह गया और वो 2020 में रिटायर हो गए और उन्होंने HDB के 843 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। अब तो उनकी रिटायरमेंट को भी 4 साल हो गए हैं, पर IPO नहीं आया। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि HDB IPO लाना भी चाहता है या नहीं। दूसरा रिस्क, HDFC जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और HDFC बैंक 25 सालों से अलग अलग एंटिटी की तरह ऑपरेट कर रही है, लेकिन एकदम से 2023 में ही HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गई। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मर्ज करना पड़ा? तो द प्रॉब्लम वाज ग्रोथ। तो देखिए, जब आदित्य पुरी ने रिजाइन किया तब से ही HDFC बैंक और HDFC उतनी ग्रोथ नहीं कर पाई। ये तो आप HDFC बैंक के शेयर प्राइस में भी देख सकते हैं। 2021 से इसका शेयर प्राइस स्टेगनेंट है। तो अब कल को HDB अपना IPO ले आती है और फ्यूचर में वो भी ग्रो कर ना पाए, तो क्या भरोसा है कि ये फ्यूचर में इसको भी मर्ज कर दे। तीसरा रिस्क, अब कोविड हुआ और कोविड में इनके NPS 1.26% से 3.24% तक बढ़ गए, जिस कारण RBI को इंटरवीन करना पड़ा था और उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड को चेंज करना पड़ा था। यानी लोन्स की पेमेंट 3 महीने से ज्यादा तक एक्सीड होती तो वो NPS की बास्केट में आ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इसके इतने बुरे हालात थे, अगर कल को कोई और ऐसी दिक्कत आती है तो अब तो HDB अपने आप को कैसे संभाल पाएगी। तो कंपनी में फिलहाल इन रिस्क को देखते हुए हम इसे 2 आउट ऑफ 5 देंगे। अब देखते हैं कैसी रही इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। FY24 की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी डिसमिल सी ही रही है। टॉप लाइन में 9.85% की ग्रोथ हुई है, फ्रॉम 7,573 करोड़ टू 8,319 करोड़, जिसमें से 92% ऑफ द रेवेन्यू लेंडिंग सर्विसेज से आती है, बाकी 8% रेवेन्यू BPO सर्विस से जनरेट करती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.8% तक पहुंच गए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कितना इंटरेस्ट मार रहा है और कितना इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ रहा है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट इंटरेस्ट, और इससे हम टोटल लोन्स और इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दे तो बनता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 70,000 करोड़ से 90,000 करोड़ हो गए, जो कि HDB के ब्रांचेस के एक्सपेंशन से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि अब HDB की टोटल ब्रांचेस 1682 तक पहुंच गई। अब बॉटम लाइन पर नजर डालें तो नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 25.6% से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, जो FY23 में 1959 करोड़ से बढ़कर FY24 में 2461 करोड़ हो गया। कंपनी अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.3 पर मेंटेन कर रही है, जो RBI के स्टैंडर्ड ऑफ 15% से काफी ऊपर है। और तो और कंपनी का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ईयर ऑन ईयर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, जो FY23 में 0.95% से कम होकर FY24 में 0.63 पर आ गया। अब ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए हम इसे 3 आउट ऑफ 5 देंगे। अरे रुको, इतनी जबरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देकर क्या ये अपने पीयर्स को बीट कर पा रही है? तो चलो देखते हैं अपना फोर्थ पैरामीटर, जो है पीयर एनालिसिस। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को जिनके साथ हम कंपेयर करेंगे वो है सुंदरम फाइनेंस एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे चोलामंडलम की मार्केट कैप 1,17,161 करोड़ है, while HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 92,393 करोड़ पर वैल्यूड है और सुंदरम फाइनेंस 48,604 करोड़ पर वैल्यूड है। यहाँ चोलामंडलम का AUM सबसे ज्यादा है 1,70,000 करोड़ का, और फिर सुंदरम फाइनेंस का 1,30,000 करोड़ का है, और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का AUM 90,000 करोड़ का है। लेकिन अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, जो NBFCs के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, तो उसमें HDB ने दोनों को सरपास कर दिया है। एज HDB का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.8% का है, वाइल चोलामंडलम का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.2% का है और सुंदरम फाइनेंस का 5.9% का है। और तो और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी HDB के ही कम है, वाइल चोलामंडलम के NPS 2.3% के हैं, वाइल सुंदरम फाइनेंस के 1.25% के हैं। अब फाइनली बात करें वैल्यूएशन की, तो HDB का प्राइस टू बुक 7.34x का है, वाइल चोलामंडलम का प्राइस टू बुक 5.79x का है,
और सुंदरम का 3.89x का है। तो वैल्यूएशन वाइज एचडीबी पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। अगर हम इंडस्ट्री एवरेज का प्राइस टू बुक देखें तो एचडीबी का सही प्राइस 800 to 850 के अराउंड होना चाहिए। करंटली ये अनलिस्टेड मार्केट में 1100 से भी ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ओवरऑल पीयर्स एंड वैल्यूएशन के बेसिस पर हम इसे 3 out of 5 देंगे। अब हमने इसके सारे पैरामीटर्स पर बात करी, जैसे बिजनेस, मैनेजमेंट, रिस्क, फाइनेंशियल्स, पीयर्स एंड वैल्यूएशन। इन सब को एनालाइज करने के बाद तो ओवरऑल एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को हम 3 out of 5 देंगे। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो इस टाइम बेटर ये है कि आप डीआरएचपी फाइल होने का वेट करिए और एट द टाइम ऑफ आईपीओ आप इसे ले सकते हैं, या फिर प्री आईपीओ मार्केट में करेक्शन आती है और ये शेयर 800 to 900 की रेंज में ट्रेड होता है तो आप इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हो। अगर आपको किसी शेयर के बारे में जानना हो तो कमेंट्स में हमें बताएं। अगर हमारी कोई कमी हो या कोई गलती हो गई हो तो प्लीज उसे जरूर हाईलाइट करें ताकि हम अगली वीडियो में उसे और बेटर बना सके। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में।